एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं हापुड़ से, जहां पर एक बस की टक्कर भीषण तरीके से ट्रक से हो गई। तो भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है हापुड़ से। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में और 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो धौलाना गुलावटी रोड पर ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हापुड़ में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शादी की बारात से लौट रहे थे ये यात्री जो सवार थे और तभी एक ट्रक से इनके गाड़ी की टक्कर हो जाती है। फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, राहत कार्य शुरू किया जाता है। 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन 6 लोग तब तक दम तोड़ चुके थे। ट्रक को मौके से हटा दिया गया है। आपको बता दें पुलिस के मुताबिक एक बस जिसमें शादी की बारात सवार थी और धौलाना गुलावटी रोड पर ट्रक से जाकर टकरा गई है बस, जिसके बाद इस भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और बात है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से जुड़ी हुई, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। और आज सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। सभी की निगाहें इस कार्यक्रम के ऊपर टिकी हुई हैं। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। लेकिन आपको बताएं सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई थी। अब उसके बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं, जिसमें कई क्षेत्रों की नामचीन महिला हस्तियां शामिल होंगी। इसके अलावा शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर ओर से अगर हम देखें तो बहुत दिनों से महिलाओं की ये जो बहुत ही लंबी ये जो डिमांड था, ये जो मांग थी, तो निश्चित रूप से अब उन्हें लग रहा है कि ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो महिलाएं उत्साहित है और महिलाएं ये चाहती हैं कि अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं महिला आरक्षण कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। रिजिजू ने ये कदम खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे उस पत्र के जवाब में लिखा है, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी करने का आरोप लगाया था। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि 2029 में नारी शक्ति के लिए इस कानून को लागू करना राजनीति नहीं, बल्कि भारत की बेटियों से किया गया वादा निभाना है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को महिला विरोध करार दे दिया है। असल में ये सबके सब महिला विरोधी हैं और ये नहीं चाहते कि महिला के लिए जो आरक्षण का बिल पास हो, क्योंकि इनकी सोच महिला विरोधी है। एक और लगातार प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के पक्ष की बात करते आए हैं। वो हर घर में शौचालय की बात करी तो 12 करोड़ शौचालय खोल दिए देश भर में। वह हर घर में चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो और लकड़ी का ईंधन ना इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री जी ने कोई 30 करोड़ से अधिक गैस के चूल्हे भारत में दे दिए। हर घर में नल से जल हो, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की। लगभग 16 करोड़ महिलाओं को नल से जल दिया और इसी प्रकार महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया। तो प्रधानमंत्री जो लगातार महिलाओं की चिंता करते हैं, परंतु विपक्ष की मूल धारणा महिलाओं के खिलाफ है, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने रविवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें 16 से 18 अप्रैल तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। और बढ़ते आगे बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी की आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी के साथ साथ में गृहमंत्री अमित शाह की 3 रैलियां हैं, एक जनसभा है, साथ ही साथ AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी रैलियां ताबड़तोड़ बंगाल में हो रही हैं। सीएम ममता बनर्जी 3 रैलियां करेंगी तो गृहमंत्री अमित शाह 3 जनसभाएं, एक रोड शो करने वाले हैं। ओवैसी भी आज हुंकार भरेंगे पश्चिम बंगाल में।
तो ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर यहां जारी रहने वाला है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार अभियान में और तेजी आ गई है। राज्य में सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। आज होने वाली रैलियों की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं। ममता बनर्जी सुबह सबसे पहले 11 बजे सुरी में रैली करेंगी, फिर दोपहर 12 बजे औसग्राम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे दुर्गापुर ईस्ट में सभा करेंगी। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दोपहर 12 बजे करीमपुर, दोपहर 1 बजे रानाघाट और दोपहर 2 बजे बदुरिया में रैली करने वाले हैं। जनता उन्नयन पार्टी से ब्रेकअप के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब अकेले ही बंगाल चुनाव में ताकत लगा दी है। ओवैसी सुबह 11 बजे मुर्शिदाबाद के कांदी विधानसभा में और दोपहर 1 बजे रघुनाथगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए, और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है, मगर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की जो स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश एक है कि एक मुस्लिम एजेंसी बने, और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा होगा। बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री शाह दोपहर 12 बजे और दोपहर 1:15 बजे बीरभूम में 2 जगहों पर जनसभा करेंगे। दोपहर 2:35 पर पश्चिम बर्धमान में जनसभा, शाम 4 बजे दुर्गापुर में रोड शो और रात 8 बजे दुर्गापुर में ही संगठनात्मक बैठक करेंगे। हमारी सबका नेता अमित शाह जी बता दिया 170 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कितना जाएगा जनता को मालूम है। मैं बार बार सब सभा में बता रहा हूँ, 16 में 3 सीट बीजेपी जीता था, 21 में 77 सीट जीता है, इस बार 177 हो ही जाएगा। बता दें कि बंगाल में 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों के पास अब 9 दिन बाकी रह गए हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मदरसों को जिस तरीके से टीएमसी की सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम पर सवाल उठाए हैं, और साथ ही कोलकाता मेयर के विवादित बयान को लेकर उन्होंने बंगाली अस्मिता पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के मिशन बंगाल को धार देने में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को भी सिलीगुड़ी में एक बड़ी रैली की और ममता सरकार पर नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगा दिए। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन
इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। असम के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में भी काफी हाई डिमांड पर हैं। सीएम योगी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहां पर पार्टी ने यूपी सीएम को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। मुख्यमंत्री योगी भी बीजेपी के मिशन को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यूपी के सीएम ने कोलकाता के मेयर के उर्दू वाले बयान पर जमकर हमला बोला। मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहाँ की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज के चुनाव में अब जब 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है तो बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर हमले पहले से और अधिक तेज हो गए हैं। और चलिए अब आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां तेज हो गई। नए मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को स्टेट कैबिनेट की आखिरी बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद वो सीधा बिहार लोक भवन जाएंगे और वहां पर गवर्नर सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसी दिन यानी 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा और 15 अप्रैल को राजभवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वहीं बीजेपी ने भी विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाया है, जिनकी देखरेख में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। वहीं आज से एनडीए के सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश जारी किया गया है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार के बहाने एक बार फिर बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। हमारी तो सहानुभूति है ही शुरू से ही, और हम तो उनको कई बार बोलते रहे कि भाई आपको तो रहने नहीं देगा चुनाव के बाद, और ये बात वो भी जानते थे। लेकिन अब जा रहे हैं तो दबाव में जा रहे हैं, तो हम तो उनके साथ रहे हैं, काम भी किए हैं, लेकिन बार बार जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अंतिम दौर में जो है कुछ लोगों ने उनको घेर करके बर्बाद किया है। तेजस्वी यादव के हमले के बाद जवाब सत्ताधारी एनडीए सरकार की तरफ से भी आया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर डबल अटैक कर दिया और तब वो आकर के जनता दल यू में अपने पार्टी को विलय कर ले, अगर उनको इतना ही दर्द है तो। नीतीश कुमार जी का जितना लंबा राजनीतिक सफर है उतनी तेजस्वी जी की उम्र भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को जो है वो ज्ञान देने से बेहतर है कि वो खुद अपने ज्ञान को ठीक करें। एक तरफ बिहार में नई सरकार के लिए कवायद तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी अब नीतीश कुमार पर सियासी रोटियां सेकने में पीछे नहीं है। अगली खबर आपको वाराणसी से बताते हैं, जहां ओपी राजभर की पार्टी के एक नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और ऐसे में युवा मोर्चा का एक नेता एसएचओ को सस्पेंड कराने की धमकी फोन पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता का थानेदार को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि राजभर की पार्टी का नेता एक एसएचओ को सस्पेंड कराने और लाइन हाजिर कराने की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि धमकी देने वाले नेता का नाम रुद्र राजन राजभर है, जो सुभाषपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। वीडियो में रुद्र राजन सारनाथ एसएचओ को हड़काता दिख रहा है। आप कहाँ हैं? वो आज पकड़ के आ जाने चाहिए, और नहीं तो यहीं पे आंदोलन। नहीं, प्रेशर बना के यही काम कराता हूँ। आप नहीं जानते होंगे तो पता कर लीजिएगा। सुनिए सच्चो साहब, मैं प्रेशर बना करके यही काम कराता हूँ, ठीक है। और अगर शाम तक, सुन लीजिए, शाम तक तुम नहीं पकड़ के आएंगे तो फिर आप देखिएगा आप यहाँ से सस्पेंड होंगे, लाइन हाजिर होंगे। केवल धमकी ही नहीं, वो एसएचओ को धमकाने के दौरान अपना वीडियो भी बनवाता रहा ताकि वीडियो को वायरल किया जा सके। अभी सुन लीजिए, आप 24 घंटे के अंदर उन लोग को थाने पे नहीं बैठाएंगे तो आपको मैं सस्पेंड कराऊंगा। हालांकि बातचीत के अंत में एसएचओ साहब की भी ईगो हर्ट हो गई और वो भी नेता के साथ बहस करते दिखे और दोनों के बीच थाने में मुलाकात की बात के साथ बातचीत का अंत हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप सस्पेंड होंगे ही। आप वैसे भी हो जाएंगे सस्पेंड। आज आप सस्पेंड होंगे ही भैया। आप चलिए, आप आइए थाने पे पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। दरअसल पेशे से वकील और नेता रुद्र राजन राजभर किसी बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एसएचओ पर दबंगों को गिरफ्तार करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वीडियो के चक्कर में वो ये भूल बैठे कि वो खुद एसएचओ को दबंगई दिखाने लगे। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा बेहद नाराज है।